नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सीसिप 3.1 एग्जामिनेशन का चैप्टर नंबर 10 जो लेटेस्ट 2020 में जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें यही बुक यूज़ किया गया था और इसी बुक से कंटिन्यूस आपको क्वेश्चन आएंगे और इसी बुक में टोटल 26 दिए गए हैं कंटेंट और हमारा अभी हम पहुंचे हैं 10 नंबर का। अभी तक हमने ऊपर जितना जो है टिपिकल ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर टर्म्स एंड डेफिनेशन वेल्डिंग इम्परफेक्शन एंड मटेरियल इंस्पेक्शन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग डब्ल्यूपीएस एंड वेल्डर क्वालिफिकेशन मटेरियल इंस्पेक्शन एंड वेल्डिंग सिंबल ये सब चीज़ के बारे में हमने डेप्थ में ऑलरेडी सेशन किए हैं 1-1 घंटे का। वो आप देखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अभी हम बात करेंगे ये चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 10, जिसमें से 5 क्वेश्चन टोटल आएंगे। 5 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे उसके बारे में हम उसमें भी डेप्थ में जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज सिर्फ 3.1 को होना चाहिए और वो बेसिक नॉलेज के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर मैन आर्क प्रोसेस कौन सा है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के? एमएमए वेल्डिंग मतलब मैन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मैग वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग और एसएडब्ल्यू सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो एसएडब्ल्यू वो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, वो पांचों जो पांचों फोर जो मेन टाइप का वेल्डिंग प्रोसेस है। यहाँ पे मिग मैग जो है उसी को जीएमएडब्ल्यू भी बोलते हैं। हमारे एएसएमई की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं जीएमएडब्ल्यू, लेकिन यूरोपियन स्टैंडर्ड में उसका दो पार्ट किया गया है, मिग और मैग। जिसमें इनर्ट गैस यूज होता है वो मिग वेल्डिंग बोला जाता है, जिसमें एक्टिव गैस यूज होता है वो मैग वेल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, तो द आर्क इज क्रिएटेड व्हेन द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज occur across the gap between the electrode and parent material। हमारा बेस मेटल है वहां वो जहां पे हमको वेल्डिंग मानना है वो, और वेल्डर के हाथ में टॉर्च होता है। वो दोनों सर्किट फुलफिल होगा जैसे ही वेल्डर नजदीक वो टॉर्च को लाएगा, आर्क स्टार्ट होगा। आर्क क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि वहां पे सर्किट फुल हो रहा है। इलेक्ट्रोड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए हमारा जनरली सर्किट क्लियर क्लोज होना चाहिए। तो वो सर्किट जैसे ही क्लोज होगा तुरंत आर्क स्टार्ट होगा, और वैसे ही जैसे ही आर्क स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कोज ऑफ द स्पार्क कोज द सराउंडिंग गैस आयोनाइजिंग। ओके, जो स्पार्क होता है वो हम जैसे ही मैं बोला कि भी वेल्ड टेस्ट पीस है वो और हमारा आर्क है वो दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो स्पार्क का रीजन क्या है? सराउंडिंग जो गैस है वो भी एक आयोनाइज करेगा। एक गैस जो प्रोड्यूस जैसे कि टिग वेल्डिंग उसमें आर्गन है, वो सराउंडिंग गैस को एक दूसरे हमारा जो आर्क जहाँ पे जनरेट होता है उसको कवर करेगा, बाहर के एटमॉस्फेयर को अंदर घुसने नहीं देगा। अगर एमएमए वेल्डिंग है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम एएसएमई की भाषा में बोलते हैं एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग, तो जो एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग है उसमें फ्लक्स रहता है इलेक्ट्रोड के बाहर। वो फ्लक्स जो है वो क्रिएट होगा और फ्लक्स के अंदर कुछ गैसेस भी डाले जाते हैं, वो गैसेस भी फ्लो होते हैं, तो वो भी सराउंडिंग आयोनाइज को क्लियर रखेंगे, बाहर का एटमॉस्फेयर को अंदर घुसने नहीं देंगे और हमारा आर्क प्रॉपर तरीके से स्पार्क होगा और प्रॉपर हमारा आर्क ब्लो जनरेट होगा। द आयोनाइज्ड गैस enable a current to flow across the gap between electrode and base metal thereby creating the arc। अभी जब हमारा इलेक्ट्रोड है वहां से हमारा जो बेस मेटल है जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो कांटेक्ट में जैसे आएंगे तुरंत आर्क जनरेट होगा, मैं पहले भी बोला। और वो आर्क जनरेट होते ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह अपना जगह बदलेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो करंट स्टार्ट हो जाएगा। करंट जनरली फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने की वजह से पीछे की साइड वोल्टेज भी एक फोर्स का काम करेगा, और वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रोड के अंदर से जो इलेक्ट्रोड का आगे का जो टच टच है, आगे का जो टचिंग है वहां पे फ्यूजन ज़्यादा हीट की वजह से फ्यूजन होगा और मोल्ट होगा, और वो जो वोल्टेज है उसको थोड़ा फोर्स मारेगा तो वेल्ड मेटल के अंदर गिरेगा और तुरंत वो वहां से वेल्डिंग स्टार्ट होना हो जाएगा। ओके, आर्क जनरेट द हीट
फॉर अ फ्यूजन ऑफ बेस मेटल, आर्क जनरली फ्यूजन ऑफ बेस मेटल आर द, देखो आर्क जनरेट द हीट, मैं अभी पहले भी बोला आपको, आर्क जो है वो हीट जनरेट हो करेगा। हीट क्यों जनरेट करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदल रहा है, तो वो एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा और एनर्जी जनरेट होगा। वो एक एक पूरा एक मैकेनिज्म है, थर्मोडाइनमिक्स है, ठीक है। तो उसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इतना ज़रूर बोलता हूँ, जैसे ही सर्किट क्लोज होता है वन टाइप ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा और वो हीट क्या करेगा? फ्यूजन ऑफ द बेस मेटल, बेस मेटल को हमारा इलेक्ट्रोड को फ्यूज करके हमारा वेल्डिंग स्टार्ट करेगा। विथ द एक्सेप्शन ऑफ टिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ टिग वेल्डिंग मतलब एक टिग वेल्डिंग ही ऐसा है, उसको छोड़ के अगर बात करें तो हीट जनरेट बाय द आर्क ऑल्सो कोज द इलेक्ट्रोड सरफेस मेल्ट एंड मोल्टेन ड्रॉपलेट। आर्क जब जनरेट होता है तो इलेक्ट्रोड का जो सरफेस रहता है वो मेल्ट होगा। मैं आपको पहले भी बोला कि इलेक्ट्रोड का आगे का टॉर्च जो है वो आगे वो थोड़ा ज़्यादा हीट होगा तो वो मेल्ट होगा, मेल्ट होके वो मोल्टेन ड्रॉपलेट बनेंगे और वेल्ड मेटल जो हमारा बेस मेटल है वेल्ड स्पूल से वो ट्रांसफर होगा रन बाय रन ऑन बेस मेटल में, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता जाएगा और मेटल जो है आगे से पिघलेगा और बेस मेटल के अंदर गिरेगा, फिर तुरंत इलेक्ट्रोड जितना बचेगा उसके का आगे का जो पॉइंट है वहां से फिर पिघलेगा, फिर वो बेस मेटल के अंदर ट्रांसफर होगा। ऐसा करके हमारा वेल्डिंग चलता रहेगा। हीट इनपुट to the fusion zone depend on the voltage and arc current and welding travel speed। heat input का एक वैल्यू है, heat input is equal to arc energy into thermal coefficient fixture और आर्क एनर्जी इज इक्वल टू करंट वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड, ऐसा करके हमारा समीकरण है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे लिखा है कि हीट इनपुट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड है, करंट के ऊपर भी डिपेंड है और वेल्डिंग ट्रैवल स्पीड के ऊपर भी डिपेंड है। तो आज हम वो भी वो भी हम चेक करेंगे कि कैसे हीट इनपुट चेक किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, ये जो पहला क्वेश्चन है वो आएगा, वो आपको मैं हाईलाइट किया है वो याद रखना है। विथ मोस्ट वेल्डिंग प्रोसेस वेल्डिंग इन अ पीए मतलब फ्लैट या 1G पोजीशन, 1F या 1G पोजीशन जो है उसमें रिजल्ट ग्रेटेस्ट वेल्ड मेटल डिपोजिशन रेट एंड देयरफॉर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, ये आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद ही रखना है कि 1G पोजीशन में प्रोडक्टिविटी ऑल टाइम हाई रहता है। ये आपको फंडा क्लियर, आपको याद भी नहीं रहता तब रटना है तो रट भी डालना है, इसको याद ही रखना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1G पोजीशन में क्यों हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी रहता है वो मैं आगे आएगा तो बोलेगा, लेकिन आप इतना याद रखिए विथ मोस्ट वेल्डिंग प्रोसेस वेल्डिंग इन अ पीए मतलब फ्लैट 1G पोजीशन विल रिजल्ट द ग्रेटेस्ट वेल्ड मेटल डिपोजिशन रेट एंड देयरफॉर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। फॉर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है वो द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोल्टेन मेटल में जो रेट ट्रांसफर होने का जो रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वेल्ड स्पूल इज डायरेक्टली रिलेटेड, देखो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोल्टेन मेटल, ठीक है। तो जो नीचे ट्रांसफर होता है, मैं आपको बोला इलेक्ट्रोड का आगे में थोड़ा मेल्ट होगा वो मेटल के अंदर ट्रांसफर होगा, फिर आगे का मेल्ट होगा फिर मेटल के अंदर ट्रांसफर होगा, ऐसे प्रोसेस से कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो वो जो रेट ऑफ ट्रांसफर मोल्टेन मेटल का है वो कैसे डिपेंड करेगा? वो करंट डेंसिटी को, वेल्डिंग का करंट डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। वेल्डिंग का करंट डेंसिटी कैसा रहेगा? करंट डिवाइड बाय डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, करंट जितना बढ़ेगा उतना हमारा रेट ट्रांसफर बढ़ेगा और हमको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगा। तो करंट डेंसिटी ये आपको मैं यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ, उतना क्वेश्चन जिसमें ये जो मैं हाईलाइट किया वो नहीं आएगा, वो देखो पहला वाला मैं आपको बोला कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पेपर 4 से 5 पेपर है, ठीक है। तो पांचों पेपर किसको क्या पेपर आएगा वो पता नहीं है, पेपर सेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिसमें ये क्वेश्चन हाईलाइट किया वो नहीं आएगा तो उसको ये क्वेश्चन आएगा, मैं हाईलाइट किया है वो दोनों में से ऑप्शन में रहेगा, ये क्वेश्चन नहीं तो ये या ये नहीं तो वो, ऐसा करके ऑप्शन वाला रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि पहला वाला
1G पोजीशन वहाँ है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ये भी याद रखना है, और रेट ट्रांसफर ऑफ मोल्टेन मेटल ऑफ वेल्ड स्पूल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेल्डिंग करंट डेंसिटी, दिस इज द रेशियो ऑफ करंट एंड डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो आपको ये याद ही रखना है, ज़्यादातर मैं आपको बोलता हूँ ये जो हाईलाइट किया उसी के ऊपर ध्यान दीजिए आप। वेल्डिंग करंट डेंसिटी किसको बोला जाता है कि करंट अपॉन इलेक्ट्रोड डायामीटर, इसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी आपका बढ़ेगा तो आपका रेट ट्रांसफर बढ़ेगा, करंट डेंसिटी कम होगा तो रेट ट्रांसफर कम होगा, करंट बढ़ेगा तो आपका रेट ट्रांसफर भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड डाया बढ़ेगा तो आपका रेट ट्रांसफर कम होगा। लेकिन अगर करंट बढ़ जाएगा तो हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉटिग वेल्डिंग, the higher current, more energy is for a fusion, thus the higher rate at which the filler wire can be added on the weld spool। देखो, लेकिन टिग वेल्डिंग में क्या होता है, करंट हायर रहता है तो आपको फिलर मेटल है वो ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि करंट यहाँ पे हमारा टिग टंगस्टन का टॉर्च रहता है। ठीक है, टंगस्टन का टॉर्च खुद नहीं जलता है, खुद मेल्ट होके अंदर नहीं गिरता है, इसके लिए हमको एक दूसरे हाथ से एक फिलर को ऐड करना पड़ता है। जैसे ही यहाँ पे करंट बढ़ता है तो हीट बढ़ता है, हीट बढ़ता है तो हमारा जो फिलर हम साइड से एक दूसरे हाथ से टिग वेल्डिंग में डालते हैं वो फ्यूजन ज़्यादा होगा और हमारा हायर रेट मिलने का चांसेस है तो मिलेगा। तो आपको ये भी देखना चाहिए। हीट इनपुट, टोटल में आप बोला आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन में ऊपर बता दिया, बाकी के 2 क्वेश्चन है खाली हीट इनपुट का कैलकुलेशन में से आएंगे। ठीक है, तो हीट इनपुट का कैलकुलेशन कैसे होता है ये जनरली आपको सीख लेना चाहिए। ये सेम फॉर्मूला जनरली यूज होता है इन एएसएमई में भी, तो आप एएसएमई में भी ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हीट इनपुट कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले आर्क एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा, आर्क एनर्जी, उसके बाद थर्मल कोफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा, वो दोनों का क्रॉस सेक्शन करेंगे तभी हमको हीट इनपुट मिलेगा। हीट इनपुट इज इक्वल टू आर्क एनर्जी इंटू थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन तो फैक्टर। तो थर्मल कोफिशिएंट फैक्टर जो है वो सभी मेटल के लिए अलग अलग है, सॉरी प्रोसेस के लिए अलग अलग है। अगर एसएडब्ल्यू है तो उसका 1 लेना है, अगर आर्क वेल्डिंग एमएम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग है उसमें 0.8 लेना है, मिगमैग है वो आपको 0.8 लेना है, वो क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, एफसीडब्ल्यू है विथ एंड विदाउट फिलर गैस शील्ड उसमें 0.8 है, एक टीगी वेल्डिंग ऐसा है उसका 0.6 लेना है, आपको याद रखना है। देखो एस ए डब्ल्यू इज द 100%, ठीक है, उसका 1 लेना है थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन। आर्क एनर्जी इज इक्वल टू हीट इनपुट इन ओनली एंड ओनली एस ए डब्ल्यू वेल्डिंग में। ठीक है, जितना आर्क एनर्जी होता है उतना ही हीट इनपुट होता है, इसका मतलब ये भी हुआ। यहाँ पे मैं इतना चीज़ बोल देता हूँ तो आपको बहुत वाइडली सोचना पड़ेगा, मैं एक ही चीज़ हर चीज़ को डेप्थ में मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं जा पाएगा, लेकिन आपको इतना समझना है कि एस ए डब्ल्यू जो है उसका थर्मल कोफिशिएंट फैक्टर जो है वो 1 है, एम एम ए मिग और एफ सी डब्ल्यू तीनों का 0.8 है और टिग और प्लाज्मा के लिए 0.6 है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, आपको याद रखना है, आपको वही लेना है। आर्क एनर्जी, आर्क एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू एम्परेज डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड इनटू 1000, ये भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको रटरी डालना है। ठीक है, तो आपको जनरली वोल्टेज दिया जाएगा और आपको ट्रैवल स्पीड दे दिया जाएगा और करंट दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि फाइंड द हीट इनपुट, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आपका हीट इनपुट का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको आगे पहले सबसे पहले आपको आर्क एनर्जी ही फाइंड करना। आपको क्या बोला जाएगा, देखो ये क्वेश्चन बैठा है ऐसे ही आएगा। ठीक है, अ वेल्ड is made using the MAG welding process and following welding condition recorded, वोल्टेज जो है वो 24 का है, एम्परेज है वो 240 है, ट्रैवल स्पीड 300 है पर मिनट है, तो आपको फाइंड द हीट इनपुट ऐसा करके बोल दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले आर्क एनर्जी फाइंड करना, आर्क एनर्जी इज इक्वल टू करंट वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड इनटू 1000। तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा 24 दिया है, इसके लिए यहाँ पे 24 लिखा है, और हमारा एम्परेज है वो हमको दिया है
240, ठीक है, यहाँ पे 240। देखो क्वेश्चन जो है वो इतना ही लिखा जाएगा और आपको पूरा बोल दिया जाएगा कि आप फाइंड करो हीट इनपुट, तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैसे बैठा यही एक क्वेश्चन कोई एक पेपर में है और इसमें कुछ वैल्यू चेंज करके दूसरा कोई दूसरे पेपर में है, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल बराबर से बराबर समझ लेंगे तो आपको आगे में कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ 240 की जगह 250 होगा, वोल्टेज 24 की जगह 22 होगा और ट्रैवल स्पीड 350 या फिर 280 ऐसा करके होगा, ठीक है, कोई एक दूसरे पेपर में। तो आपको ये याद रखना है, आर्क एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज एम्पियरज अपॉन ट्रैवल स्पीड इनटू 1000। तो अभी यहाँ पे आपको वोल्टेज पता है 24, एम्पियर्स पता है 240, लेकिन ट्रैवल स्पीड यहाँ पे mm पर सेकंड में होना चाहिए। तो अगर मिनट का 60 कन्वर्ट करेंगे, 300 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो 300 डिवाइड बाई 600 इंटू 1000, ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे आप तो 4760 ऊपर में आएगा, 500 नीचे में आएगा। तो आर्क एनर्जी आपको मिलेगा किलो जूल में, इतना मिलेगा, ठीक है। 1000 जो 100 यहाँ पे 1000 है उसको हम ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो वो किलो जूल पर में मिलेगा। ये हो गया आपका आर्क एनर्जी। लेकिन यहाँ पे वेल्डिंग कौन सा है, मैग वेल्डिंग। मैग का थर्मल कोफिशिएंट फिक्शन है, हमने ऊपर देखा 0.8। देखिए मैग जो वेल्डिंग है उसका थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन है 0.8, तो उसको जितना आर्क एनर्जी आया उसको हमको क्रॉस सेक्शन कर देना है जो हमारा आर्क वोल्टेज का। तो 1.2 ये जो हमको मिला वो इंटू 0.8 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हीट इनपुट। ये जनरली एएसएमई में भी यही फॉर्मूला यूज होता है, आपको याद ही रखना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहाँ मेग की जगह एमएमए कर देगा और किसी में FCAW भी लिखा है कोई एक पेपर में, ठीक है। तो चारों पांचों पेपर में इसका 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसमें आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और कैलकुलेट में आपको एक चीज बोलता हूँ, वहां पे जो एक रफ पेपर दे दिया जाएगा, वो रफ पेपर में आपको करना ही है कैलकुलेशन में। पता है यार यही था, वोल्टेज 24 एम्पियर 240 और ट्रैवल स्पीड 300 पर मिनट ही लिखा है, वही सेम बैठा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो मुझे पता है कि उसका आंसर है 1.2 इंटू 0.8 मतलब 0.96 किलो जूल रट्टा। देखो क्वेश्चन रट्टा है और यहाँ पे यही क्वेश्चन सीधा टिक मार्क कर दिया तब भी आप फेल हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पता है फिर भी वहां पे आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है, रफ पेपर में। और वो रफ पेपर जो है वो जनरली वहां पे भी जाता है, वो रफ पेपर जो है वहां पे भी देखा जाता है उसने कैलकुलेट किया है या रटा हुआ डायरेक्ट डाल दिया है। तो ये सब चीज नहीं चलेगा आपको वहां पे। ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, वो कोई भी नहीं बोलेगा आपको, मैं बोल देता हूँ रफ पेज है उसमें आपको पता है फिर भी आपको कैलकुलेशन करना ही है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट में पता चली जाएगा और क्वेश्चन में भी आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि वहां पे कैम्ब्रिज वाले सब चीज देखते हैं, छोटी छोटी चीज एक एक पॉइंट बाय पॉइंट सब चीज देखा जाता है कि उसने कैलकुलेट किया है, कि उसने पूरा क्वेश्चन रटा है कि नहीं रटा है। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये करना ही है। ओके, मैं आशा करता हूँ हीट इनपुट आपको कैलकुलेट करने में समझ में आ गया होगा। हीट इनपुट इज इक्वल टू आर्क एनर्जी इनटू थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन। एसएडब्ल्यू के लिए 1 है और मिगमैग और एफसीडब्ल्यू और एमएमए के लिए 0.8 है, जीटीए और प्लाज्मा के लिए 0.6 है। तो वो लेना है आपको। और हीट इनपुट आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना, करंट वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड इंटू 1000 पर सेकंड, ऐसा आपको याद ही रखना है, ठीक है। ओके, ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ उसी में से बाकी के जितने भी क्वेश्चन में बचे हैं वो ये जो हाईलाइट किया उसी में से आएंगे, ठीक है। ये हाईलाइट किया है वो आपको एक एक लाइन बाय लाइन में करवाता हूँ, लेकिन आपको ये याद ही रखना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। टोटल ये चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आएंगे। वेल्डिंग पोजीशन एंड प्रोसेस है मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रैवल स्पीड कैन बी यूज। देखो वेल्डिंग पोजीशन के हिसाब से ट्रैवल स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होता है सभी पोजीशन में। अगर आप आर्क ओवरहेड पोजीशन की बात करें तो वहां पे भी ट्रैवल स्पीड थोड़ा अलग होगा। वर्टिकल अप में ट्रैवल स्पीड कम होगा, वर्टिकल डाउन में ट्रैवल स्पीड ज़्यादा होगा। फ्लैट पोजीशन में अपने हिसाब से आप मार सकते हैं और पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे इसी के लिए क्लियर कट लिखा है। और ट्रैवल स्पीड के आधार पे आपका हीट इनपुट डिसाइड होता है, इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, मैनुअल एंड सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग फॉलोइंग
जनरल प्रिंसिपल, नीचे का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करना है। वर्टिकल अप प्रोग्रेशन टेंस वेल्डिंग, वर्टिकल अप वेल्डिंग मार रहे हैं, वो गिव्स हाईएस्ट हीट इनपुट बिकॉज देर इज नो देर इज नीड टू व्यू टू गेट अ suitable profile or and forward the travel speed of relatively slow। देखो हाईएस्ट इनपुट क्यों, क्योंकि ट्रैवल स्पीड आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। ट्रैवल स्पीड आपका वर्टिकल अप में कम होगा तो इसका मतलब ये हुआ आप थोड़ा वीविंग ज़्यादा करते चले होंगे। वीविंग ज़्यादा करते हैं तब आपका हीट इनपुट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट वोल्टेज डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड इनटू थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन। तो अगर ट्रैवल स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होता है, ट्रैवल स्पीड आपका यहाँ पे कम होता है, सॉरी वर्टिकल अप में आपका ट्रैवल स्पीड थोड़ा कम होगा, तो कम होता है इसका मतलब ये पूरा वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा इसका मतलब हीट इनपुट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्लियर बात है कि वर्टिकल अप पोजीशन में आपका हीट इनपुट ज़्यादा होने का रीज़न यही है कि आपका ट्रैवल स्पीड स्लो होगा। ट्रैवल स्पीड स्लो क्यों होगा, क्योंकि आप वीविंग प्रॉपर तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको वेल्ड प्रोफाइल तो प्रॉपर लाना है ना। आपको प्रोफाइल बराबर नहीं लाएंगे तो फिर तुरंत एक धड़ाधड़ वेल्डिंग मारते ऊपर चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो ग्रूव है वो फ्यूजन प्रॉपर नहीं होगा। उसी की वजह से यहाँ पे क्लियर कट लिखा है वर्टिकल अप में आपका हीट इनपुट ज़्यादा है। हीट इनपुट ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि आपका ट्रैवल स्पीड स्लो है। ट्रैवल स्पीड स्लो इसके लिए है कि आपका वीविंग है वो ज़्यादा है। ओके, वर्टिकल डाउन पोजीशन में हीट इनपुट लो रहता है बिकॉज द फास्ट ट्रैवल स्पीड कैन बी यूज। क्यों, देखो वर्टिकल डाउन में अगर आप फास्ट नहीं चलेंगे, वेल्डिंग आप स्पीड से वेल्डिंग नहीं मारेंगे तो क्या होगा, वर्टिकल डाउन मतलब ऊपर से नीचे वेल्डिंग मारना। ऊपर से नीचे मतलब आप वेल्डिंग जैसे ही ऊपर से स्टार्ट करते हैं नीचे आएंगे तो ऊपर जो वेल्डिंग मारा है वो आपका इलेक्ट्रोड जहाँ वेल्डिंग मार रहे हैं नया पोजीशन में आपका इलेक्ट्रोड आया वहां पे मार रहे हैं, वहां पे वो फ्लो हो जाएगा क्योंकि वो भी मोल्टेन मेटल है। जैसे ही मोल्ड होगा, मेल्ट होगा, वो मेल्टिंग पूरा नीचे झुकेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो मेटल जनरली नीचे आता है। एप्पल के न्यूटन ने बोला है कि भाई एक एक ट्री है उसके ऊपर एप्पल है तो एप्पल नीचे ही आता है, उसका रीजन ये है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो है यहाँ पे लगेगा कि ऊपर से बेल्ट मेटल नीचे फ्लो होगा, तो ऊपर से मेल्ट नीचे होगा तो हम तो नीचे वेल्डिंग करते जा रहे हैं तो वो वेल्ड मेटल के अंदर हमारा जहाँ पे नया वेल्डिंग मारना है उसके ऊपर इंटररिएक्ट करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं जनरली वर्टिकल डाउन पोजीशन में फास्ट वेल्डिंग मारते हैं ताकि ऊपर का नीचे आने में टाइम ही ना लगे। अगर वो टाइम जैसे ही ऊपर से नीचे आता है तुरंत हम वहां से निकल चुके होंगे। ये वेल्डर है उसको ज़्यादा समझ में आएगा, टेक्निकल बात है ये कि आप वर्टिकल डाउन पोजीशन में ट्रैवल स्पीड फास्ट ही रखना पड़ेगा। अगर आप फास्ट नहीं रखेंगे तो वेल्डिंग एक ही जगह पे सक हो जाएगा, एक ही जगह पे मेल्ट ज़्यादा हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रोड भी फंस जाएगा, आपका वेल्ड प्रोफाइल भी प्रॉपर नहीं आएगा। इसके लिए वर्टिकल डाउन में आपको वेल्ड स्पीड जो है ट्रैवल स्पीड है वो फास्ट ही रखना पड़ेगा, उसका यही रीज़न है। ठीक है, अगर ट्रैवल स्पीड फास्ट है तो हीट इनपुट इज इक्वल टू वोल्टेज करंट डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड वाला होता है। तो ट्रैवल स्पीड अगर फास्ट है तो वो जो ज़्यादा है तो वो पूरा रेशियो है वो छोटा बनेगा तो हीट इनपुट भी कम हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे लिखा है वर्टिकल डाउन जो पोजीशन है उसमें लोएस्ट हीट इनपुट होता है। ओरिजेंटल वर्टिकल पोजीशन मतलब ये 2G या 2F पोजीशन की बात कर रहे हैं। रिलेटिवली लो हीट इनपुट वेल्डिंग पोजीशन बिकॉज वेल्डर कैन नॉट वीव इन दिस पोजीशन। आपने देखा होगा 2F पोजीशन में है ना, वीविंग ज़्यादा नहीं कर पाता है वेल्डर, इसी की वजह से उसको ट्रैवल स्पीड जो है वो भी हाई रखना पड़ता है। और ट्रैवल स्पीड अगर हाई हो गया तो यहाँ पे हीट इनपुट लो हो जाएगा क्योंकि हीट इनपुट इज इक्वल टू हमने बोला वैसे। Overhead position welding tends to a lower heat input because of need to be lower current and travel fast travel speed। देखो वट ओवरहेड पोजीशन में जनरली क्या होता है, वेल्ड मेटल नीचे ना गिर जाए। जनरली ओवरहेड मतलब हमारा फैन है, हम लोग अगर बैठे हैं चेयर के ऊपर या हमारा हमारा माथा है, हमारा हेड है, वो ऊपर से वेल्डिंग मारेंगे, हम ऊपर आंखों ऊपर रखेंगे और हाथ भी हमारा ऊपर रहेगा तो उसको बोलते हैं ओवरहेड पोजीशन। सीलिंग के ऊपर वेल्डिंग मारना जैसे खड़े रह के या फिर बैठे बैठे हमारा ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग मारना है तो वो हो गया हमारा वेल्डिंग मारने के टाइम पे अगर ज़्यादा हीट इनपुट होगा तो वेल्ड मेटल हमारे आंखों में ही गिरेगा।
तो और हमारे माथे पे गिरेगा या नीचे गिरेगा ज़मीन के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली फास्ट ट्रैवल स्पीड रखते हैं ताकि जल्दी से मेल्ट होके जल्दी से वहाँ पे ही चिपक जाए। सॉलिडिफिकेशन भी देखो, हीट इनपुट फास्ट होगा तो आपका सॉलिडिफिकेशन भी फास्ट होगा, हीट इनपुट आपका लो होगा तो आपका सॉलिडिफिकेशन भी लो होगा। तो आपको याद रखना है कि आप अगर फास्ट भागेंगे तभी आपको प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग आएगा। तो ओवरहेड पोजीशन में ट्रैवल स्पीड हाई होता है और करंट भी आपको लो रखना पड़ेगा। अगर करंट ही ज़्यादा है तो हीट इनपुट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट हीट इनपुट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट है डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड। तो करंट भी बढ़ जाएगा तब भी हीट इनपुट बढ़ जाएगा, और ट्रैवल स्पीड फास्ट हो जाएगा तब भी हीट इनपुट कम हो जाएगा। तो करंट बढ़ेगा तब भी हीट इनपुट प्रॉब्लमेटिक करेगा। तो आपको ओवरहेड पोजीशन में यहाँ लिखा है कि लो हीट इनपुट रहता है। मैं ये फंडा इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप WPS बनाते हैं सेक्शन 9 में भी ये पूरा मैं समझाया है। सेक्शन 9 में मैं बोला था कि भाई मैंने पूरा सेशन किया आर्टिकल 3 का, उसमें मैं समझाया कि यही पोजीशन में बैंड टेस्ट लेना चाहिए, यही पोजीशन में टेंसाइल लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हीट इनपुट, क्योंकि हमको हीट इनपुट बढ़ेगा तो वहाँ पे टफनेस कम होगा। तो वो पोजीशन पे अगर टफनेस हमको पूरा मेटल का चेक करना है तो वही पोजीशन से अगर वेल्ड मेटल को काटेंगे और बेस मेटल को काटेंगे, या फिर पाइप का वही पोजीशन से हम पीस निकाल के लैब में डालेंगे तो हमें ज़्यादा इंश्योरिटी मिलेगा, क्योंकि वो पोजीशन में टफनेस प्रॉपर्टी लो होता है। हाई हीट इनपुट लो टफनेस, लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस, वो फंडा आपको याद रखना है। ओके, वेल्डिंग इन फ्लैट पोजीशन में तो बहुत अच्छी बात है, हाई हीट इनपुट भी हो जाएगा तो आपका प्रोडक्टिविटी भी हाई हो जाएगा। मैं ऊपर ऑलरेडी समझाया, ठीक है। फ्लैट पोजीशन डाउन हैंड कैन बी लो एंड हाई हीट इनपुट पोजीशन बिकॉज वेल्डर इज मोर फ्लेक्सिबल अबाउट द ट्रैवल स्पीड एंड देन कैन बी यूज्ड दैट कैन बी यूज्ड बराबर। तो आपको यहाँ पे वेल्डर को बहुत अच्छा लगेगा, फ्लैट पोजीशन मारेगा तो उसमें तो आपको वेल्डर को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगा। ओवरहेड में आपको ऐसा नहीं है, ओवरहेड में अगर आप ज़्यादा वीविंग करेंगे तब भी वेल्डिंग लबड़ जाएगा ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो आपको of the arc welding process, SAW has a potential to give the highest heat input and highest deposition rate, and TIG and MIG-MAG can be low heat input। TIG welding MIG-MAG welding में heat input low होता है और heat input low होने की वजह से उसमें deposition भी low होता है। तो आपको याद रखना है SAW में हीट हाईएस्ट डिपोजिशन रेट होता है और हमारा प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि SAW में थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन उसका 1 है। जितना हीट इनपुट जितना आर्क एनर्जी होता है उतना ही हीट इनपुट इसका होता है। तो आपको ये क्वेश्चन में याद रखना है, मे बी ये पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसमें आगे का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उसमें ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको याद रखना है। टिपिकली हीट इनपुट वैल्यू इज कंट्रोल्ड हीट इनपुट विल टेंड्स टू बी रेंज 1 से 3.5 किलो जूल पर mm। जनरली क्या होता है, हम लोग हीट इनपुट, आप जो लोग WPS बनाते हैं वेल्डिंग इंस्पेक्टर उसको ये ज़्यादा समझ में आएगा। जनरली हम जितनी बार कैलकुलेशन करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम 1 से लेके 3.5 टाइम 3.5 किलो जूल पर mm जनरली हीट इनपुट रहता है। आप जो WPS, आप पुराना WPS या नया WPS देखेंगे उसमें भी हीट इनपुट दिखा रहेगा। उसमें किसी में 2.9 रहेगा, किसी में 3 रहेगा, किसी में 3.1 रहेगा, किसी में 2 रहेगा, किसी में 2.2 रहेगा, लेकिन 3.5 से ज़्यादा ही बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। कम इससे ज़्यादा होगा और 1 से भी कम भी होने का चांसेस कम है। इसे यहाँ पे टिपिकल वैल्यू आपको याद रखना है। टिपिकल मीन्स मोस्टली इतना होता है, मोस्टली, ठीक है, कि 1 से लेके 3.5 किलो जूल पर mm हीट इनपुट मोस्टली होता है, ये बताता है। ओके, वेल्डिंग पैरामीटर, उसमें आर्क वोल्टेज, वेल्डिंग पैरामीटर में आर्क वोल्टेज का काम क्या है? आर्क वोल्टेज इज द रिलेटेड टू द आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ के ऊपर डिपेंड है। क्यों आर्क लेंथ? मैं आपको ये फंडा समझाता हूँ कि जनरली क्या होता है, जब हम वेल्डिंग मारते हैं तब हमारा टॉर्च टू बेस मेटल का डिस्टेंस जो है उसी को बोलते हैं आर्क लेंथ। हमारा हम SAW वेल्डिंग मार रहे हैं या SMAW वेल्डिंग मार रहे हैं या टिग वेल्डिंग मार रहे हैं या मिग मैग, ठीक है,
हमारा टॉर्च जहाँ से स्टार्ट होता है, टॉर्च वहाँ सॉरी एंड होता है, वहाँ पे थोड़ा टंगस्टन निकला है तो वो, या हमारा इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग मारे तो सबसे आगे वाला टिप्स जो है इलेक्ट्रोड का वो, उससे लेके हमारा बेस मेटल, वो दोनों के बीच में जनरली थोड़ा गैप रहता है। गैप का जनरली टिपिकल कितना रहता है, 2 से 8 mm का बीच में रहता है, ठीक है। तो वो जो गैप है उसी को बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जनरली किसके ऊपर डिपेंड है, आर्क वोल्टेज के ऊपर। देखो ये फंडा आपको याद रखना है, मैं आगे आएगा तो मैं समझाएगा कैसे। तो आर्क वोल्टेज रिलेटेड टू द आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ जितना रहता है उसी के हिसाब से वोल्टेज वेरीज होता है। अगर आर्क लेंथ आपका कम है तो वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, आर्क वोल्टेज अगर ज़्यादा है, आर्क लेंथ सॉरी ज़्यादा है, तब आपका आर्क वोल्टेज भी ज़्यादा रहेगा। क्यों क्यों क्योंकि वो मैं आगे आएगा, मैं समझाएगा। For process where the arc voltage controlled by the power source in SAW, MIG-MEG and FCAW, तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि SAW, MIG एंड मैग वेल्डिंग एंड FCAW में जनरली आर्क वोल्टेज है वो पावर सोर्स ही खुद कंट्रोल करते हैं। मशीन में ही ऐसा सिस्टम दिया गया है कि वो खुद ही आर्क वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, एंड कैन बी वेरीज डिपेंड ऑन फ्रॉम द करंट एंड वोल्टेज सेटिंग इज अफेक्टेड टू द प्रोफाइल ऑफ द वेल्ड। मतलब हमको सेटिंग करना पड़ेगा, वो जो SAW है, मिग मैग वेल्डिंग, FCAW है, वो मैं आगे आएगा मैं समझाएगा। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए कि SAW वेल्डिंग, मिग मैग वेल्डिंग और FCAW उसको बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस, और बाकी के जो प्रोसेस बचे हैं उसको बोलते हैं कांस्टेंट करंट प्रोसेस। तो यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस इसके लिए बोलते हैं क्योंकि SAW, मिग मैग वेल्डिंग, FCAW का जो भी वोल्टेज है वो वेल्डिंग मशीन खुद ही सेट करता है, खुद ही डिसाइड करता है। हम लोगों को डिसाइड करना, हम लोगों को तो खाली सेट करना है, उसमें हम लोगों को डिसाइड करना, अप एंड डाउन होने का चांसेस उसमें कम है। बाकी जो आर्क वेल्डिंग है, जैसे कि हम मिग MMA वेल्डिंग मारते हैं, मैन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग, या हमारी लैंग्वेज में ASME की लैंग्वेज में शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW या आर्क वेल्डिंग बोलते हैं उसको, तो वो जो है उसमें कांस्टेंट करंट प्रोसेस है, उसमें वोल्टेज वेरी होता है और करंट फिक्स रहता है, ठीक है। वो कैसे मैं समझाएगा। As a welding current related to the resin also need to be rise the spread weld metal produced in wider flatter deposition, ठीक है। मिगमैग आर्क वोल्टेज हैज अ मेजर इन्फ्लुएंस ड्रॉपलेट ट्रांसफर अक्रॉस द आर्क, ठीक है। वो मिगमैग में आएगा, उसमें डेप्थ में ये लाइन समझाएगा। अभी आपको मैं ड्रॉपलेट ट्रांसफर, 4 टाइप के ड्रॉपलेट ट्रांसफर होते हैं वो मैं अभी समझाएगा, तो आपको थोड़ा वो हो जाएगा। इससे अच्छा है कि यहाँ पे जो है वो खाली याद रखिए, क्वेश्चन में भी नहीं आएगा, आपको ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Welding current. Welding current has a major influence on the depth of fusion and penetration into the base metal and adjacent weld run. Welding current has a major influence on the depth ऑफ फ्यूजन एंड पेनेट्रेशन इनटू बेस मेटल एंड एडजेसेंट वेल्ड रन। तो यहाँ पे याद रखना है, अगर करंट आपका ज़्यादा है तो अब आपका पेनेट्रेशन भी ज़्यादा रहेगा, करंट आपका कम है तो पेनेट्रेशन कम रहेगा, और डेप्थ में भी जाने का चांसेस कम है। करंट अगर ज़्यादा है तो करंट के ऊपर बहुत सारा चीज़ डिपेंड है, तो करंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे क्रिएट करता है इन वेल्डिंग प्रोसेस में। देखो वोल्टेज भी अच्छा ही रोल प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वोल्टेज जो खराब हो गया अभी वोल्टेज नहीं हमको चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन करंट है उसका ज़्यादा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करंट जितना करंट के ऊपर बहुत सारा डिसकंटिन्यूटी भी जनरेट ज़्यादातर करंट की वजह से होता है, तो आपको ये करंट जो है वो मेजर इफेक्ट करता है ऑन डेप्थ ऑफ फ्यूजन एंड पेनेट्रेशन में और एडजेसेंट वेल्ड रन में। और जनरल रूल्स, हायर करंट इज द ग्रेटर डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन। अगर करंट ज़्यादा है तो डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन ज़्यादा रहेगा। पेनेट्रेशन डेप्थ अफेक्ट dilution of the well deposition of the parent metal and particularly important to the current control this when dissimilar metal are joined। dissimilar metal आप join करते हैं उस टाइम पे ये करंट है वो important रोल, particularly important रोल करता है। ओके, पोलैरिटी। देखो 3 टाइप के पोलैरिटी, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द टाइप, हाउ मेनी टाइप ऑफ पोलैरिटी, तो यहाँ पे क्लियर वर्ड है, 3 टाइप की पोलैरिटी है, DC पॉजिटिव पोलैरिटी, DC नेगेटिव पोलैरिटी और AC पोलैरिटी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर दिखाया है DC पॉजिटिव, DC नेगेटिव और AC। Polarity determine the whether most of the arc energy, the heat is concentrated
द इलेक्ट्रोड सरफेस और द सरफेस ऑफ द पैरेंट मटेरियल। और पोलारिटी जो है वो तीन टाइप के हैं। इसमें एक GTAW ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपवाद है, इसको याद रखना है। GTAW अकेला ऐसा प्रोसेस है जो DC नेगेटिव पोलैरिटी में यूज होता है। बाकी आप सभी वेल्डिंग देखिए मोस्टली DC पॉजिटिव में ही यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी हम पहले से बात करेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में। SMAW या MMAW वेल्डिंग, उसमें DC पॉजिटिव में अगर हम यूज़ करेंगे तो बेस्ट पेनेट्रेशन मिलेगा। और अगर हम GMAW मिगमैक को भी अगर यूज़ करें, यूज ऑन ऑल मेटल एंड ऑल शूटेशन वर्चुअली ऑल ऑल सिचुएशन में हम DC पॉजिटिव यूज़ करते हैं। और FCAW मोस्टली कॉमन DC पॉजिटिव में यूज होता है। और SAW है वो बेस्ट पेनेट्रेशन देता है, और SAW बेस्ट पेनेट्रेशन देता है इन DC पॉजिटिव में। तो आपको ये याद रखना है। एक टिग ऐसा अपवाद है जो रेयरली कभी कभी ही यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे टंगस्टन ओवरहीट होने का चांसेस है। यहाँ पे हम अलग से फिलर नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे जो है टॉर्च के अंदर टंगस्टन रहता है, फिलर हमको अलग से दूसरे हाथों से देना पड़ता है। उसी की वजह से यहाँ पे टिग वेल्डिंग है वो अपवाद रूप है। देखिए आप ये फंडा याद ही रखना है, कैसे याद रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है, कि टिग वेल्डिंग है उसमें हमारा पोलैरिटी जो है वो DC नेगेटिव रहता है मोस्टली। ओके, अभी हम पहले से बात करेंगे MMA वेल्डिंग। MMA वेल्डिंग में बेस्ट पेनेट्रेशन DC पॉजिटिव में होता है और लेस पेनेट्रेशन बट हायर डिपोजिशन रेट। देखो हाँ, दूसरी बात, DC नेगेटिव में आप लगाते हैं कोई भी टॉर्च को, इलेक्ट्रोड को या वेल्डिंग प्रोसेस को, तो DC नेगेटिव में किसी में भी जाएंगे उसमें हायर डिपोजिशन रेट मिलेगा। हायर डिपोजिशन रेट क्यों मिलेगा वो मैं चैप्टर आएगा उस टाइम पे समझाएगा कि 70% हीट इसमें प्रोड्यूस होता है, 30% इसमें प्रोड्यूस होता है। इसी की वजह से यहाँ पे फ्यूजन ज़्यादा होता है और मेल्टन मेटल का रेशियो ज़्यादा रहता है और मेल्ट होके जल्दी वेल्ड मेटल के अंदर घुसता है हमारा प्रोसेस में। तो उसी की वजह से वहाँ पे हायर डिपोजिशन रेट रहता है। वो सब चीज़ के बारे में पूरा डेप्थ में मैं GTAW SMAW MMAW एक एक प्रोसेस जब आएगा उस टाइम पे मैं डेप्थ में समझाएगा, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि DC नेगेटिव जो है उसमें जनरली हायर डिपोजिशन रेट रहता है और लेकिन लेस पेनेट्रेशन। कोई भी आप प्रोसेस पकड़ लीजिए, यहाँ पे भी देख रहे हैं SAW के लिए लेस पेनेट्रेशन बट हायर डिपोजिशन रेट यहाँ पे हायर ही रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, AC जो है वो कभी कभी AC भी यूज होता है, नॉट सूटेबली फॉर सम इलेक्ट्रोड मिनिमाइज द आर्क ब्लो। AC में हम जनरली जाते हैं तो AC में थोड़ी बार पॉजिटिव रहता है, थोड़े नेगेटिव रहता है, थोड़ा पॉजिटिव रहता है। तो आर्क ब्लो कैसा चलता है, थोड़ा स्टार्ट होगा फिर बंद होने की कगार में आ जाएगा, फिर स्टार्ट होगा फिर बंद होने की कगार में। वो जो ओल्ड टाइप का रेलवे इंजन था, ओल्ड एकदम, जब रेलवे का इनोवेशन हुआ उस टाइम पे जो इंजन था वो कैसे चलता था, पहले झटके से चलता था, वैसे ही वेल्डिंग चलेगा। तो आपको मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आर्क ब्लो का उसमें प्रॉब्लम रहता है AC में, तो जनरली हम लोग कम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर टिग वेल्डिंग की बात करें तो एल्यूमिनियम जैसे वेल्डिंग है, रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड फिल्म जैसे वेल्डिंग है, ब्रेक हो गया है उसमें हमारा वेल्डिंग मारना है, एल्यूमिनियम टाइप का अलॉय है, उसी में जनरली हम टिग वेल्डिंग यूज़ करते हैं। और GMAW मिगमैग वेल्डिंग और FCAW जनरली AC में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। SAW कभी कभी आर्क ब्लो अवॉइड होता है, उस टाइम पे हमको जनरली इसको अवॉइड करना चाहिए। आर्क ब्लो इसमें प्रॉब्लम है, मैं आपको बोला ओल्ड टाइप का इंजन जो रेलवे इंजन है वैसा यहाँ पे जनरेट होता है, तो उसी की वजह से हम लोग जनरली AC यूज़ नहीं करते। तो थोड़ी बार प्लस रहेगा फिर माइनस रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आर्क जनरेट होगा, एक टाइम पे ऐसा आएगा बहुत अच्छा सा जनरेट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे माइनस होना स्टार्ट होगा, आर्क धीरे धीरे छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, ऐसा ऐसा होता रहेगा। तो आर्क ब्लो हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, उसी की वजह से हमको अवॉइड करना चाहिए AC वेल्डिंग में। लेकिन एल्यूमिनियम वेल्डिंग मारना है तब हमको टिग वेल्डिंग उसमें यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में हम पूरा डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, जब ये चैप्टर आएगा। एल्यूमिनियम में ऐसा क्या होता है, क्या कांड हो जाता है कि ताकि हमको उसको AC में यूज करना पड़ता है, उसके बारे में हम डेप्थ में जाएंगे। उसका टंगस्टन जो है उसका टिप से आगे का
फ्लैट या बॉल टाइप क्यों रखना पड़ता है एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम में ऐसा क्या मेटलर्जी प्रोसेस होता है ताकि हम टिग में हम ऐसा एसी में डालना पड़ता है, वो हम आगे आएगा जब टिग का चैप्टर आएगा तब हम 1 घंटे का अलग से पूरा सेशन करेंगे तो समझ में आएगा उस टाइम पे। ओके, टिग वेल्डिंग रेयरली यूज ड्यू टू टंगस्टन ओवरहीट, टंगस्टन ओवरहीट की वजह से टिग वेल्डिंग हम जनरली डीसी पॉजिटिव में यूज नहीं करते हैं। एक टंगस्टन ही ऐसा वेल्डिंग है, टंगस्टन इनर्ट गैस ही ऐसा वेल्डिंग है जिसको हम डीसी नेगेटिव में यूज करते हैं, बाकी सब को डीसी पॉजिटिव में यूज करते हैं। डीसी नेगेटिव बाकी जो कोई भी है उसको डीसी नेगेटिव में डालेंगे तो लेस पेनिट्रेशन होगा और हाई डिपोजिशन रेट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक, पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप के हैं, एक कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स और कांस्टेंट करंट पावर सोर्स, ठीक है, दो टाइप के पावर सोर्स है। एक ओसीवी का आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ ओसीवी, तो आपको याद रखना है 50 से 90। ओसीवी के बारे में पूरा डेप्थ में मैं ऑलरेडी एसेंशियल वेरिएबल जब आए थे उस टाइम पे मैं करवाया था, लेकिन अभी वापस यहाँ पे बोल देता हूँ, सेक्शन 9 में ऑलरेडी मैं करवाया था। सेक्शन 9 में हमारा है आर्टिकल 4, ठीक है, आर्टिकल 4 में मैं ऑलरेडी इसके बारे में पूरा डेप्थ में गया था एक एक एग्जांपल के साथ। देखो 50 से 90 ओसीवी मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, ये वोल्टेज ऐसा वोल्टेज है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, वेल्डिंग मशीन को जैसे तैसे हमारे हिसाब से हैंडल करते हैं, कभी कभी हम हाथ भी वो प्लग रहता है वहाँ पे भी घुसा देते हैं, वेल्डिंग मशीन को भी टच करते हैं, वेल्डिंग मशीन को आगे ऊपर नीचे हिलाते भी है, कभी कोई वेल्डिंग मशीन के ऊपर हाथ रख के भी खड़ा है, तो शॉक लगने का चांस इसी के लिए नहीं है क्योंकि उसका ओसीवी वैल्यू 50 से 90 रहता है। अगर जैसे ही 90 से ऊपर जाता है, जनरली तो 100 रहता है, 100 एक्चुअली जो प्रैक्टिकल देखा जाए तो 100 वोल्ट से ज़्यादा जाएगा तब आपको शॉक लगना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 50 से 90 रखा है तो उसका मतलब ये है कि आपको शॉक नहीं लगेगा। अगर वेल्डिंग स्टार्ट है तभी भी आपको शॉक नहीं लगेगा, वेल्डिंग क्लोज है, वेल्डिंग बंद, वेल्डिंग मशीन बंद है या फिर वेल्डिंग मशीन चालू है रनिंग कंडीशन में, फिर भी आपको शॉक लगने का चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ओसीवी वैल्यू 50 से 90 है। जैसे ही 90 से ऊपर, 100 से ऊपर वोल्टेज जाएगा तो वो हमको शॉक लगने का चांस आपको फेंक देगा, आपको बहुत लंबा झटका लगेगा। तो वो झटका ना लगे इसी सेफ्टी पर्पज हम लोग ओसीवी वैल्यू, जनरली मैन्युफैक्चरर है, वेल्डिंग मशीन का मैन्युफैक्चरर है, वो ओसीवी वैल्यू 50 से 90 ही रखता है, ठीक है। कुछ कुछ लोग तो 90 से भी कम रखते हैं, ठीक है, कुछ लोग 60 भी रखते हैं, कुछ लोग 80 भी रखते हैं, लेकिन आपको याद रखना है 50 से 90 है वो ओसीवी वैल्यू है, वो सेफ्टी पर्पज के लिए रखा गया है। ओके, अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कांस्टेंट करंट प्रोसेस और कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस। कौन कौन ऐसे है कि उसको कांस्टेंट करंट प्रोसेस बोलते हैं, जो कि SMMAW टिग वेल्डिंग, वो सब है कांस्टेंट करंट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट करंट मतलब क्या, कि करंट कांस्टेंट रहेगा लेकिन वोल्टेज वेरी होगा। आप लोग जब जनरली आर्क वेल्डिंग मारते हैं तब क्या करते हैं, 230 पे हम बटन रेगुलेटर सेट कर देते हैं, 230 करंट चाहिए या 350 चाहिए या 80 चाहिए, 100 चाहिए, ऐसा हम सेट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उसको ज़्यादातर अप एंड डाउन करते नहीं है, ज़रूरत है तो एक अलग बात है, लेकिन ड्यूरिंग वेल्डिंग पे अप एंड डाउन नहीं करते हैं। उसी की वजह से उसको कांस्टेंट करंट बोलते हैं। कांस्टेंट करंट का मतलब ये हुआ कि आपका इलेक्ट्रोड जो है वो और आपका जो वर्क पीस है वो, उसका डिस्टेंस वेरी होता है। इसका मतलब दो देखो, या तो करंट अप एंड डाउन होगा या फिर वोल्टेज अप एंड डाउन होगा, ये रूल्स है, ठीक है। कोई भी वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग में मार रहे हैं, उसमें या तो करंट अप एंड डाउन होगा या फिर वोल्टेज अप एंड डाउन होगा। तो वोल्टेज जो है कब अप एंड डाउन होगा, जब हमारा आर्क जो डिस्टेंस है, हमारा वेल्ड टेस्ट पीस और हमारा इलेक्ट्रोड का आगे का टॉर्च, वो दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए 2 से 8 mm तक का। लेकिन MMAW में जनरली वेल्डर आगे नीचे ऊपर नीचे हिलता भी रहता है। जनरली हम एक बॉटल में पानी डालना है बहुत जो, तब भी हम बराबर तरीके से डाल नहीं पाते हैं। पानी ऊपर से डालेंगे तो धीरे थोड़ा ना थोड़ा पानी तो बाहर निकल ही जाएगा। मेरा कहने का यहाँ पे ये है, कभी कभी बॉडी वाइब्रेट भी होता है, उसी की वजह से भी 2 से 5 mm या 2 से 8 mm जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं होता है। कभी कभी वेल्डर आगे टॉर्च कर लेता है, कभी एकदम टच कर देता है वेल्ड मेटल के ऊपर, तब भी ये प्रॉब्लम है। तो वो जो है उसी की वजह से आर मशीन के अंदर ऐसा सेटअप है कि वोल्टेज ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन होगा। जैसे ही आपका टॉर्च है वो आपका वेल्ड मेटल के अंदर टच हो जाएगा या एकदम नज़दीक आ जाएगा तो वोल्टेज एकदम
कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा वोल्टेज का, और वोल्टेज वहाँ पे कम होगा। और अगर आप जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोड आपका जैसे ही कभी हाथ ऊपर नीचे होता है, तो थोड़ा वेल्ड टेस्ट पीस और आपका टॉर्च है थोड़ा ऊपर हाथ जाएगा, तो आपका वहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन करंट यहाँ पे कांस्टेंट है। इसी की वजह से उसको बोलते हैं कांस्टेंट करंट प्रोसेस। एमएमए टिक वेल्डिंग, अगर टिक वेल्डिंग की बात करें, आगे का टंगस्टन है वो टंगस्टन अप एंड डाउन होता रहता है। और ठीक है, टंगस्टन अप एंड डाउन भले ही ना हो, लेकिन इलेक्ट्रोड हम जो फिलर डाल रहे हैं वो भी अप एंड डाउन होता रहता है, तो हमको जो डिस्टेंस मेंटेन करना रहता है वो मेंटेन नहीं होता है। उसी की वजह से जनरली हम लोग क्या करते हैं, करंट फिक्स कर देते हैं, 280 में फिक्स कर देते हैं, तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन होता रहेगा। तो उसी को बोलते हैं कांस्टेंट करंट प्रोसेस। लेकिन ठीक है, यहाँ पे एक फिगर है, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक करंट वर्सेस वोल्टेज का, देखो वोल्टेज ओसी वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, और 50 से 90 वहाँ पे करंट वोल्टेज फिक्स है, और करंट देखो वेरीज हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं। ये तो ठीक है, ओसी वैल्यू के बारे में है, ये तो मशीन बंद है उसी टाइम के बारे में है। लेकिन जब मशीन चालू है, रनिंग कंडीशन में, ए बी सी, वोल्टेज का डिस्टेंस ज़्यादा है, देखिए देख दो, ये जो बीच में जो घाटा लाइन है वो, और डॉटेड ऊपर है डॉटेड नीचे है, उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे करंट में एक्स वाई जेड है, उसका डिस्टेंस स्मॉल चेंज ऑफ करंट ऑफ ह्यूज चेंज ऑफ आर्क वोल्टेज ज़्यादा चेंज होगा, करंट बहुत कम चेंज होगा, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा चेंज होता है। इसी की वजह से यहाँ पे कांस्टेंट करंट प्रोसेस भी बोलते हैं। और कांस्टेंट करंट प्रोसेस को शायद ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। यस, ओके, ये आपको क्वेश्चन आएगा कि ड्रूपिंग, व्हाट इज द ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब ये कांस्टेंट करंट प्रोसेस जो है उसको ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बोलता है, क्योंकि इलास्टिक चेंज ड्रूपिकली चेंज यहाँ पे हुआ, वोल्टेज तुरंत बहुत लंबा छोड़ा बढ़ गया है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो उसी की वजह से उसको ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस में क्या होता है, उसको फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। नीचे आएगा तो मैं आपको दिखाएगा, हाँ यहाँ पे है फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक। वहाँ पे क्या होता है, जनरली एस एम ए डब्ल्यू वेल्डिंग, सॉरी, एफ सी ए डब्ल्यू वेल्डिंग, एस ए डब्ल्यू वेल्डिंग, और जी एम ए डब्ल्यू वेल्डिंग, उसमें क्या होता है, जनरली एस ए डब्ल्यू की मैं बात करता हूँ। चलो, एस ए डब्ल्यू में जनरली क्या होता है कि भाई वेल्डर है वो टॉर्च को फिक्स कर देता है, वहां पे हमको डिस्टेंस जितना चाहिए वो, कभी कभी आपने देखा होगा जो प्रैक्टिकल है कि भाई ऐसे डब्ल्यू वेल्डर के पास कभी कभी मेजर टेप से वो मेजर करता रहता है स्टार्टिंग ऑफ वेल्डिंग। उसका एक रीज़न क्या है, वो चेक करता है कि मुझे कितना आर्क लेंथ रखना है, 4 mm 5 mm, वो WPS के अंदर दिया रहता है कि आर्क लेंथ आपको 6 mm रखना है, आर्क mm 3 से लेके 8 mm के बीच में रखना है। वो सब चीज़ WPS में ऑलरेडी आर्क लेंथ के बारे में डिटेल में दिया रहेगा। जो अच्छा WPS बनाता है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी रफ WPS तो बहुत सारे बनाने वाले हैं, चलता है चलने दो वाले, लेकिन ऐसा नहीं, हमको एज पर कोड अगर हम जाएंगे, एज पर प्रोसीजर जाएंगे, तो जनरली SAW के लिए हम 2 से 8 mm के बीच में डिस्टेंस रखते हैं। तो वेल्डर क्या करता है, वो फिक्स करता है 2 से 8 mm के बीच में वो डिस्टेंस रखता है, और 2 से 8 mm के बीच में जब डिस्टेंस करेगा तब वो मेजर टैप लेके करेगा, मेजर टैप से करेगा, तो वहां पे वो फिक्स कर देता है। फिर वो वेल्ड मेटल है उसका, SAW वेल्डिंग है, उसमें क्या करेगा, वो जो डिस्टेंस है वो फिक्स कर देगा, फिर वो वेल्डिंग स्टार्ट करेगा। SAW है वो रिमोट से थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत हाथ से भी वेल्डिंग करते हैं, तो क्या होगा, रिमोट से वो जनरली हमारा वेल्ड जहाँ पे मारना है वो, और हमारा आर्क जो टॉर्च है वो उसको फिक्स कर देता है, और फिक्स करने के बाद क्या करेगा, वेल्डिंग स्टार्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि फिर वो हमारा हाथ जो, जैसे कि SMAW टिग वेल्डिंग उसमें हाथ अप एंड डाउन होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो वर्क पीस भी फिक्स रहता है और हमारा टॉर्च भी फिक्स रहता है, भले ही वो स्लाइड करेगा लेकिन वो डिस्टेंस अप एंड डाउन नहीं होगा। मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है। तो डिस्टेंस अप एंड डाउन नहीं होता है, उसी की वजह से वोल्टेज जो है वेल्ड मशीन के अंदर वो फिक्स रहता है। वो उसी को वजह से SMAW, सॉरी, FCAW
और एसएडब्ल्यू और जीएमएडब्ल्यू वो सब वेल्डिंग मशीन को कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस भी बोलते हैं। अभी आप सोचेंगे कि एफसीएडब्ल्यू में तो भाई टिक जैसा टॉर्च ही है, तो एफसीएडब्ल्यू में क्या कांड होता है मैं आपको बोलता हूँ। एफसीएडब्ल्यू में एक आगे टॉर्च रहता है, वो टॉर्च स्टार्ट करते हैं तो आर्क स्टार्ट होता है। जैसे ही हम वेल्डिंग मारेंगे, वीविंग करेंगे, वेल्डर है वो ऊपर हाथ करेगा तो ऑटोमेटिकली ही वो जो हमारा टॉर्च है उसके अंदर से जो फिलर है, जो सॉरी वायर है, वो ज़्यादा निकल जाएगा। अगर हम नज़दीक जाएंगे तो वो जो फिलर है वो कम निकल जाएगा। लेकिन वहाँ पे वो जो मशीन है वो खुद कंट्रोल करेगा, वो फिलर ज़्यादा लगाएगा, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो, और फिलर कम करेगा ऑटोमेटिकली। वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली व्हील्स हमारा स्पूल है वो राउंड होता रहेगा। हमारा जो फिलर का स्पूल है वो राउंड में घूमता रहता है। आपने देखा होगा एफ सी ए डब्ल्यू, एस ए डब्ल्यू, जी एम ए डब्ल्यू, वो सब में एक वायर स्पूल रहेगा लंबा बड़ा सा, वो राउंड घूमता रहेगा। तो एफ सी ए डब्ल्यू में क्या होगा, जैसे ही आपका हाथ वेल्डर है वो अप एंड डाउन होता रहेगा, वैसे मशीन ऑटोमेटिकली उसका जो रेगुलेटिंग स्पीड है वो ट्रैवल स्पीड, सॉरी ये फीड स्पीड बोलते हैं, फीड स्पीड है वो अप एंड डाउन करता रहेगा। लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस तो फिक्स ही रखेगा। उसी की वजह से उसको भी कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस बोला जाता है। तो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस का दूसरा नाम है फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पे दिखाया है, देखिए वेरिएशन ऑफ वोल्टेज यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो करंट का वेरिएशन है यहाँ पे एक्स वाई जेड देखो ज़्यादा डिस्टेंस में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ यहाँ पे चैप्टर फिनिश करते हैं, और आशा करता हूँ आपको ज़्यादातर ये सब चीज़ समझ में आया होगा। और आपको सबसे ज़्यादा ये टेबल याद रखना है। ये टेबल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपको फंडा इसके ऊपर बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे।